अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 18। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन ए गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखो, जो हमें दिया गया है कि गोल्ड जो है इसका एटॉमिक मास 197 है और एटॉमिक नंबर 79 है। अब हमें पता है कि एटॉमिक मास जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, यानी एटॉमिक नंबर से, और न्यूट्रॉन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमसे मांगा गया है कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास जो है वो 197 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 197 माइनस Z जो है वो ये है एटॉमिक नंबर, तो ये 79 है। तो इसको जब हम आपस में माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की जो नंबर हमारे पास आएंगे वो 118 आएंगे। तो मतलब ये है कि गोल्ड की न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद 118 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रेडान का एक आइसोटोप है जिसको हम तुरान कहते हैं। कहते हैं कि तुरान डिकेज वाई अल्फा पार्टिकल आइडेंटिफाई दी डाटर न्यूक्लियाई। जब ये तुरान डिके करता है तो उसकी डाटर न्यूक्लियाई कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करें। तो देखो, हम पढ़ चुके हैं कि इन केस ऑफ अल्फा डिके हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है कि ये एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है। जब ये एलिमेंट डिके करता है तो हमारे पास डाटर न्यूक्लियाई बनती है कि A-4 और Z-2 प्लस अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, प्लस सम एनर्जी भी रिलीज होती है। अब यहाँ पे ये पेरेंट न्यूक्लियाई है। ये पेरेंट न्यूक्लियाई जो है ये रेडान का आइसोटोप है जिसको हम तुरान कहते हैं। तो ये हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 86 है। ये जब डिके करता है तो हमारे पास डाटर न्यूक्लियस बनती है। अब यहाँ पे इसके मुताबिक A जो है वो 220 है, -4 हो जाएगा, और Z-2, Z जो है 86 है, -2 हो जाएगा, प्लस हीलियम न्यूक्लियाई हो जाएगी और साथ में एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिखता हूँ कि पेरेंट न्यूक्लियाई इज इक्वल टू डाटर न्यूक्लियाई में डिके होता है तो डाटर न्यूक्लियाई हो जाती है 216 और ये 84 एटॉमिक नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियाई हो जाएगी और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये हमारे पास डाटर न्यूक्लियाई है। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाए और ऐसा एलिमेंट ढूंढे जिसका एटॉमिक मास 216 हो और एटॉमिक नंबर 84 हो, तो वो एलिमेंट है प्लोनियम। तो यहाँ पे जो डाटर न्यूक्लियाई है वो है प्लोनियम 216 एंड 84। तो इसको हम PO के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब तुरान डिके करता है तो प्लूनियम प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राइट इन न्यूक्लियर इक्वेशंस फॉर द बीटा डिके ऑफ लेड एंड थोरियम। लेड जब डिके करता है तो उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन लेके, और थोरियम जब डिके करता है तो उसके लिए भी न्यूक्लियर इक्वेशन लेके। तो यहाँ पे इन केस ऑफ बीटा पार्टिकल हमारे पास जो न्यूक्लियर इक्वेशन है वो है एटॉमिक मास और एटॉमिक चार्ज। ये जब डिके करता है, यानी पेरेंट न्यूक्लियाई जब डिके करती है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उसका एटॉमिक मास सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बाई 1 प्लस बीटा माइनस, और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं लेड। अगर पेरेंट न्यूक्लियाई लेड है तो कौन सी डाटर न्यूक्लियाई बनेगी और इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सा होना चाहिए। तो इसके मुताबिक जो डाटर न्यूक्लियाई है इट विल बी इक्वल टू 210 और 82 प्लस 1 हो जाएगा, और साथ में बीटा माइनस प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि लेड
210, 82 into daughter nuclei 210 plus 83 plus beta minus plus some amount of energy. अब अगर हम पीरियाडिक टेबल में जाए और वहाँ पे एलिमेंट ढूंढे जिसका एटॉमिक मास 210 हो और एटॉमिक नंबर 83 हो, तो वो है बिस्मथ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बिस्मथ, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं 210 एंड 83। तो इन केस ऑफ लेड न्यूक्लियर इक्वेशन ये बन जाता है। अब हम कंसीडर करते हैं दूसरा केस यानी थोरियम। थोरियम जब डिके करता है तो उस वक्त न्यूक्लियर इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि thorium 234 and 90. So according to this equation, daughter nuclei will be equal to 234 and 90 plus 1 plus beta minus plus some energy. So it will be equal to thorium 234 90 into daughter nuclei 234 into 91 plus beta minus plus energy. अब अगर हम पीरियाडिक टेबल में देखें ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 234 हो और एटॉमिक नंबर 91 हो, तो वो है प्रोटेक्टिनियम। तो इसको मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 234 एंड 91, तो इस डॉटर न्यूक्लियाई की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड न्यूक्लियर इक्वेशंस है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आयोडीन 131 इज इम्पॉर्टेंट रेडियो आइसोटोप्स फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स। द हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन इज 8.02 days. Out of 100 gram of the sample, how much will be left after 24 days? ये कहता है कि आयोडीन जो है ये एक रेडियो आइसोटोप्स है जो मेडिकल डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसकी हाफ लाइफ 8.02 डेज है। अगर हमारे पास एक सैंपल है उसकी मकदार 100 ग्राम है तो 24 डेज के बाद कितनी अमाउंट उसमें रह जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा, और गिवन डेटा में हाफ लाइफ है विच इज इक्वल टू 8.02 डेज। तो ये हमारे पास है। दूसरा जो है हमारे पास N0 है, तो ओरिजिनल एटम्स की तादाद जो है 100 ग्राम्स है और हमें दिया गया है टोटल टाइम डेल्टा टी जो है, जो टोटल टाइम गुजरता है इट इज इक्वल टू 24 डेज। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है एन, यानी कितनी अमाउंट ऑफ आयोडीन के एटम्स रह जाते हैं 24 डेज के बाद। तो देखो इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है कि n इज इक्वल टू हाफ टू द पावर n इंटू N0। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, तो n के लिए भी हमारे पास इक्वेशन है कि इट इज इक्वल टू डेल्टा टी टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल टाइम जो है वो 24 डेज है, तो यहाँ पे मैं 24 डेज लिखता हूँ और हाफ लाइफ हमें दिया गया है कि 8.02 डेज है। तो यहाँ से ये डेज और डेज कैंसिल हो जाएंगे, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.99 डेज। इसको हम 3 डेज कहते हैं। तो मीन्स के नंबर ऑफ डिकेज जो है वो 3 डेज है। अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो n जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इट इज इक्वल टू हाफ, n की जगह 3 है और N0 की जगह 100 ग्राम्स है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 1/2 टू द पावर 3 से हमारे पास आ जाएगा 1/8। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 डिवाइडेड बाई 8, ये ग्राम्स हो जाएगा। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.5 ग्राम्स। तो मतलब ये है कि 3 हाफ लाइफ्स के बाद आयोडीन की जो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं वो 12.5 ग्राम्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फास्फोरस 32 इज यूज्ड इन ए प्लांट साइंसेस फॉर टेकिंग ए प्लांट्स अपटेक ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। द हाफ लाइफ ऑफ फास्फोरस इज 15 days. Out of 800 microgram of the activity given as a fertilizer, how much will be left after 1 month? ये कहता है कि फास्फोरस है ये दिया जाता है प्लांट को, किस लिए? ताकि जो फर्टिलाइजर है उसको हम ट्रैक करें कि कितने अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर रूट से लीव्स यानी पत्तों तक पहुंच गई है
और इस फास्फोरस की हाफ लाइफ 15 डेज है और टोटल अमाउंट अगर फास्फोरस की 800 माइक्रोग्राम है तो एक माह के बाद कितनी अमाउंट ऑफ फास्फोरस रह जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा में हमें दिया गया है हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ जो है इट इज इक्वल टू 15 डेज, ये हाफ लाइफ है फास्फोरस की। दूसरा हमें दिया गया है टोटल क्वांटिटी एन नॉट जो है इट इज इक्वल टू 800 माइक्रोग्राम्स और साथ में हमें टोटल टाइम दिया गया है कि इतना टाइम गुजर चुका है, वो है 30 डेज। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वह कितनी क्वांटिटी बच जाती है 30 डेज के बाद। तो इसके लिए हम वही इक्वेशन यूज करते हैं कि n इज इक्वल टू हाफ टू द पावर n इंटू एन नॉट। यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ और इस इक्वेशन में भी हमारे पास n की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विच इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। यहाँ पे टोटल टाइम जो है जो गुजर चुका है वो 30 डेज है और हाफ लाइफ 15 डेज है। तो यहाँ पे ये डेज और ये डेज कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, यानी n की वैल्यू 2 है। अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो n जो है इट विल बी इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2 हो जाएगा और n नॉट की वैल्यू 800 माइक्रोग्राम्स है। तो इसको मैं लिखता हूँ कि 800 माइक्रोग्राम्स डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू रह जाएगी 200 माइक्रोग्राम्स। तो इसका मतलब यह है कि 30 डेज के बाद फास्फोरस की जो अमाउंट रहती है वो 200 ग्राम्स रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कार्बन 12 to कार्बन 14 रेशो इन एन एनिमल फॉसिल इज फाउंड टू बी 1/4 of the ratio in the bone of living animals. The half-life of carbon 14 is 5730 years. How old is the fossil? ये कहता है कि एक एनिमल है जो मर गया है तो उसको हम कहते हैं एनिमल फॉसिल। उसमें कार्बन 14 की जो रेशो है वो जिंदा एनिमल के रेशो के मुताबिक 1/4 है और हाफ लाइफ जो है कार्बन 14 की वो 5730 ईयर्स है। तो ये फासिल जो है ये कितना ओल्ड है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और गिवन डेटा में हमें हाफ लाइफ दी गई है विच इज इक्वल टू 5730 ईयर्स है और साथ में क्वांटिटी लेफ्ट ऑफ कार्बन जो है यानी कि एन जो है इट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एन नॉट। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है टोटल टाइम कितना गुजर चुका है इस पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं कि एन जो है इट इज इक्वल टू डेल टी यानी टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। यहाँ पे हम डेल्टा टी जो है इसको इस तरह लिखते हैं कि इट इज इक्वल टू एन इंटू हाफ लाइफ। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। सिमिलरली हमें पता है कि एन जो है इट इज इक्वल टू हाफ टू द पावर एन इंटू एन नॉट। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। अब हम इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हम लिखते हैं कि 1/4 एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर एन इंटू एन नॉट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/2 टू द पावर 2 हो जाएगा, एन नॉट हो जाएगा और 1/2 टू द पावर एन हो जाएगा और एन नॉट हो जाएगा। इस इक्वेशन के मुताबिक एन की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 जो है डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ लाइफ जो है वो 5730 ईयर्स है। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 11460 ईयर्स। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो इट्स ऑल अबाउट दी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 18। थैंक यू।